हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तमाम दर्शकों का स्वागत है मोजो पत्रकार पर। और जैसा कि आपने मोजो माइक सीजन 1 को जैसा प्यार दिया और जैसी एंगेजमेंट दिखाई आपने, तो हम लेकर आए हैं मोजो माइक सीजन 2 और आज है पहला एपिसोड। तो पहले एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहद ही टैलेंटेड हैं और सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट गौरव मेहता जी। एग्जाम के स्ट्रेस ने कर दिया है दिमाग को अपसाइड डाउन, या मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर्स देखकर गा रहे हो गाना मुंडे ब्राउन। किसकी सुनूं या किसकी नहीं, ये सोचकर हो रहे हो कंफ्यूज, या होश और जोश दोनों का हो गया है ओवर यूज। देन जस्ट चिल डूड, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को करने सैक एग्जाम बाबा इज बैक। तो पीप्स, भूख लगे तो स्ट्रेस मत लो, 10% एक्स्ट्रा स्निकर्स लो। ये कोरोना भी कितनी बेकार चीज है। शाम को सारे कपड़े धो के रखता हूँ, लेकिन बीवी को पसंद नहीं आते। क्या करूँ, बर्तन धोने पड़ते हैं। फिर हमारे इंडस्ट्री के अन्ना सुनील शेट्टी साहब, अन्ना 24 घंटे चौकाना, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हायुकू हायुकू हायुकू। अरे हायुकू छोड़, तू मेरा गाना सुन। मैं सुनाता हूँ तुझे ऐसा गाना कि तेरे होश उड़ जाएंगे। अरे अरे Osram, a leading global brand in lighting industry, brings to you ultraviolet lamp with brand name Puritac HNS lamps, manufactured in Europe with international quality standards. जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभाला। हाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फणीके। महादेव को करना है प्रसन्न, तो सुने शिव चालीसा कुकू एफएम पर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने समय दिया हमें। थैंक यू सो मच पवन भाई, थैंक यू सो मच। इस सीजन 2 के पहली एपिसोड में आपने मुझे लिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और लेट्स सी। तो शुरुआत करते हैं एक चीज से सर। कोरोना काल चल रहा है और पिछले साल भी ये था और इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी दिखाई दी है इसके केसेस में। तो ऐसे में सर आप पे इसका क्या प्रभाव रहा पिछले पिछले साल या इस साल, और लॉकडाउन अभी चल रहा है तो कैसे स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम? ओके, देखो, कोरोना काल जो है ये सबके लिए बड़ा ही, मतलब इस टाइम काफी सीरियस इशू चल रहा है। जिस तरह बिल्कुल। लास्ट ईयर था उसके कंपैरेटिवली ये साल कुछ ज्यादा टफ है। और मतलब पर्सनली अगर मैं देखूं तो हम लोग भी, क्योंकि मैं फ्रीलांस वॉइस ओवर करता हूं और इसके अलावा मैं फुल टाइम ऑफिस जॉब भी करता हूं। आई वर्क एज एन असिस्टेंट मैनेजर एक कॉर्पोरेट में। तो हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया तब से। और आई रिमेम्बर कि ये मार्च की बात है, मतलब एक दिन पहले जब ये लॉकडाउन लगा या 2 दिन पहले, मैं हाफ डे में मैंने वहां पर छींक दिया। और जैसे मैंने छींका सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, और वो ना वो सर्द गर्म हो जाता है जैसे। तो जैसे सब लोगों ने मेरी तरफ देखा तो बोले, भाई गौरव तुम घर जाओ। मतलब वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का ये शुक्र है कि हम सब सेफ हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि मेरी वाइफ जो है वो दिल्ली पुलिस में है। अच्छा। तो पुलिस वाले से एक आम आदमी की शादी हुई है। तो उसका लॉकडाउन आप समझ सकते हो, घर में लॉकडाउन और बाहर लॉकडाउन। बट यू नो ऑन अ सीरियस नोट, शी इज आल्सो डूइंग अ गुड जॉब, कि फ्रंट एंड वॉरियर है वो लोग। और इस लॉकडाउन टाइम में बस हम सोच रहे हैं, एक छोटी बेटी है मेरी, तो जितना हो सकता है हम लोग घर पे रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आई होप एवरीवन इज सेफ आपके यहाँ पर और सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसमें हम जितना प्रिकॉशन करेंगे, जितना हम घर पे रहेंगे, उतना ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये महामारी दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। तो ऐसे में अपना प्रिकॉशन और सुरक्षा में रहना काफी जरूरी है सर। बात करते हैं एग्जैक्टली। सर वॉइस की। आप वॉइस फील्ड से हैं, फ्रीलांस वॉइस करते हैं, तो ऐसे में सर कैसे शुरुआत हुई इसकी? कैसे बचपन से इंटरेस्ट था या बाद में जाके इंटरेस्ट आया सर? इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये ना एक, मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अच्छा। मतलब हुआ क्या कि 8th स्टैंडर्ड तक मैं ना स्टेज पे डांस वगैरह करता था।
मतलब ये फिर ओह। उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हुआ, मैं नए स्कूल में गया 9th स्टैंडर्ड में। और ये उसी अच्छा। टाइम की बात है जब आप लोग ना, एक हम लोग टीनेज में होते हैं और एक हमारे हाँ अलग बदलाव में जा रहे होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे याद है, और ये चीज जो मैं आपको अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, काफी जमाने पहले ऑल इंडिया रेडियो एफएम में एक प्रोग्राम अच्छा। आया था, कलाकार कैसे कैसे। तो उन वहां पर मेरा ओके। जब इंटरव्यू हुआ था, तो उन लोगों ने मुझसे सेम सवाल पूछा था। तो हुआ ये था कि 9th क्लास में जब मैं नए स्कूल में गया, वहां पर ऐसा कुछ डांस का कुछ कॉन्सेप्ट दिखा नहीं मुझे। अच्छा। बट क्या था कि मैंने रोशन अब्बास साहब का एक प्रोग्राम देखा था। मतलब हमारे हम्म। टाइम, उस टाइम पे सिर्फ यही दूरदर्शन वगैरह होता था। तो उन बिल्कुल। उस शो में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री की थी। तो ओह। वो एक तरह बुखार चढ़ गया था मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का। और वो मतलब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, मतलब एक होता है हाँ। ना। तो उस टाइम हुआ क्या कि मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था। तो अच्छा। लाइब्रेरी में बैठा बैठा एक आपस में जैसे हम लोग दोस्त, तो किसी लड़के ने मुझे कुछ बोल दिया। तो जैसे ओह। उसने मुझे कुछ बोला, तो मेरे मुंह से निकला, अबे खामोश। तो सारे लोग एकदम से ओह। चौंक गए, भाई ये हुआ क्या। हाँ, ये क्या हुआ। मतलब ये हुआ क्या। तो वो तो हाँ। चलो निकल गया। अब फिर हम हम्म। साइकिल स्टैंड से जा रहे थे, मतलब साइकिल्स जहाँ हमारी साइकिल खड़ी होती है, तो वहां पर एक सीनियर ने मुझे ऐसे ही कुछ बोल दिया, सेम। अच्छा। हम्म। जैसे उसने मुझे ये बोला, तो मेरे मुंह से फिर से निकला, अबे खामोश। तो जैसे वो खामोश निकला, तो वो बोले, हाँ यार, बड़ा बढ़िया कर रहा है यार तो फिर धीरे हाँ। धीरे मैंने फिर क्या कहते हैं, जो हमारे उस टाइम पे जॉनी लीवर साहब की एक कैसेट आई हम्म। थी। तो हम्म। वो कैसेट, उस टाइम पे वही कैसेट्स का ही क्या जमाना था। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कोई बिल्कुल। स्टैंड अप कॉमेडी करी थी। तो वो हम्म। उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुननी शुरू करी उस टाइम। और आप अच्छा। पवन भाई, मेरा लक समझिए कि हम्म। मतलब उस टाइम ना एफएम आता, एफएम चैनल्स आते थे, हम एफएम हाँ जी, चैनल्स, हाँ जी, सिर्फ एक हाँ ही जी। एफएम, नॉट नॉट मच, बट एक चैनल आता था एफएम का। और वो इतना हम्म। मतलब फेमस चैनल था, क्योंकि एक ही ब्रॉडकास्ट था। तो हम हम्म। सोचते थे, यार इसमें मेरा नाम आ जाए एक बार ना, ये आरजे मेरा नाम बोल दे। वो एक अंदर से हाँ। एक्साइटमेंट होती थी। हम लेटर लिखते थे प्रॉपर, है ना। अब एक अच्छा। लेटर लिखते थे कि, तो उस टाइम हुआ क्या कि ये मतलब अपनी उस टाइम, क्योंकि टीनेज का टाइम था, टूटी फूटी इंग्लिश में। और उस टाइम मैंने मिमिक्री की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, मुझे याद है। मैंने एक लेटर अच्छा। लिखा कि ऐसे ऐसे मैं मिमिक्री करता हूँ, और हम्म। मेरे घर वाले चाह रहे हैं मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। वो एक टीनेज पे होता है ना, आप पे एक प्रेशर हाँ होता हाँ है, और हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। मैंने सारा अपना इंग्लिश जोड़ जाड़ के एक लेटर डाल दिया आकाशवाणी में। अच्छा। आकाशवाणी में। हम्म हम्म और हम्म ये मैं दोबारा दोहराऊंगा, मेरा लक था कि पता नहीं हम्म। कितने आरजेस आते के हैं पास हाँ। कितने हजारों में बिल्कुल लेटर्स आते हैं। हजारों में बिल्कुल। लेटर्स आते हैं उनके, एक रिनोन आरजे के हाथ में मेरा लेटर आ गया। अच्छा। तो उन्होंने, हाँ, उन्होंने वो लेटर देखा, उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने मुझे, उस टाइम एक लैंडलाइन होता था हमारे घर पे, हम्म हम्म तो उन्होंने मुझे लैंडलाइन पे कॉल किया। हम्म। अब जब उन्होंने लैंडलाइन पे कॉल किया, तो बोला कि ऐसे ऐसे आपका लेटर मिला मुझे, और हम्म। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए ऑडिशन के लिए। ओह वाह। ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। तो उस टाइम क्या होता था कि मैं रहता हूँ नजफगढ़। तो ये बिल्कुल ओके। हमारा साउथ वेस्ट दिल्ली का अलग ही दुनिया का दूसरा हम्म। छोर पड़ता है। तो अब हम्म। यहाँ से उस टीनेज के टाइम पे स्कूल से बाहर जाना, मतलब हाँ। स्कूल से छुट्टी लेके बाहर जाना, और किसी को बताया हम्म। नहीं मैंने कि ऐसे ऐसे, घर वालों के अलावा। तो अच्छा। मैं निकल गया बस से, किसी तरह वहां पहुंचा, ढूंढा, और उनके घर पहुंचा, आरजे के हम्म घर पे। हम्म। तो मुझे याद है उनके हाथ में एक बड़ा सा रिकॉर्डर था, और इतना बड़ा माइक था। तो उन्होंने वो माइक अच्छा। मुझे दिया, और मेरी टांगे शिविर कर रही थी, कांप रही थी लिटरली। क्योंकि वो होता है ना, पहली बार आप बाहर निकलो, हाँ और उस बिल्कुल। एज में बाहर निकलो, और आप हम्म। घबरा रहे हो। और वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि रिलैक्स, कोई बात नहीं, आप आराम से जो जो आता है करो। हाँ। तो वो मैंने करा। उसके नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग ऑल इंडिया रेडियो गए, आकाशवाणी ओह भवन। वाह। हाँ। मुझे याद है उस टाइम उनके पास स्कूटर होता था जिसपे प्रेस लिखा हम्म। होता था। तो मैं उनके पीछे बैठ के स्कूटर पे आकाशवाणी भवन गया। ये बहुत पहले की हाँ। बात है। और हम्म मेरे को ये चीज भी याद है कि मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, पहली रिकॉर्डिंग जो मिमिक्री की, हम्म। वो खत्म हुई थी तकरीबन 3-4 घंटे में। मैं इतना नर्वस था, और बिल्कुल स्टार्टिंग हाँ थी, है ना। तो हम्म। वो 3-4 घंटे तक पसीने पसीने हो गया, और मतलब हम्म। किसी तरह वो रिकॉर्डिंग हुई। लेकिन मेरा, जी। वो कहते हैं ना, पैसा वसूलना क्या हुआ कि जब वो थर्सडे को एक प्रोग्राम आता था, सलाम दिल्ली करके, ऑल इंडिया रेडियो अच्छा। एफएम पे, हाँ हाँ जो अब हाँ। आजकल रेनबो चैनल बोलते हैं जैसे। तो उस रेनबो पे चैनल।
उसमें मेरी पहली आवाज आई थी अशोक कुमार की आवाज, ओह। मतलब अशोक कुमार साहब की मिमिक्री जो उस टाइम हाँ। आई थी मेरी। तो वो हम्म। सुन के मैं एकदम से रहा कि हाँ, ये तो हो गया, मतलब पैसा वसूल। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, जाना शुरू हम्म। हुआ। जी। अब दूसरा उसमें चैलेंज ये हुआ कि एज एन उस टाइम सपना ये था कि मैं आरजे बनूं। ओह। एक सपना था कि मैं आरजे बनूं। हाँ। अब होता क्या कि हाँ। आरजे बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना है, जी। लेकिन हाँ। ग्रेजुएट में था नहीं। अब मैंने हम्म। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। अच्छा। तो पहला साल तो मैं घर पे था। फिर एज हाँ। अ मिडिल क्लास फैमिली आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि यार ये घर पे बैठा है, कि हम्म। काम क्यों नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं अब कर। हाँ। है ना, तो उस वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मुझे दूसरी फील्ड में बीपीओ की तरफ जाना पड़ गया, जो कॉल सेंटर की अच्छा। तरफ। तो मेरा मानना यह है पवन की जिंदगी में क्या होता है, क्योंकि देखो मैं ऑन एंड ऑफ इस चीज में रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ मैं करता रहा हूँ, हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मैं नाइट शिफ्ट करता था और दिन में जाके रिकॉर्डिंग भी करके आता था। हम्म। तो ये स्ट्रगल शुरू से रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज ना होती जो लाइफ में होती है वो आपको कहीं ना कहीं काम आती है। अगर मैंने बिल्कुल ये बीपीओ में आपने। काम किया है तो हम्म। वो एक्सेंट, वो कम्युनिकेशन, वो मुझे अब काम आता है मेरे वॉइस ओवर्स में, बिल्कुल मैं इंग्लिश इस बात से रिलेट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कॉल सेंटर में काम करा है मैंने में। स्टार्टिंग के दौर पे। तो वो मुझे बहुत फायदा आज पहुंचा रहा है जब मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ या एंकरिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वो आपको फायदा करा पहुंचाता है। हम्म। तो ये शुरुआत हुई थी मेरी इस तरह से कि बहुत शानदार स्टोरी बताई आपने। इंस्पिरेशन वाली स्टोरी बताई आपने और शानदार स्टोरी कहूंगा मैं और आपकी जर्नी भी बहुत शानदार रही है। लेकिन अभी आप वर्क के साथ फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो चैलेंजिंग भी होता होगा मेरे हिसाब से। कितना चैलेंजिंग होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके बारे में भी जरा बताइए। एग्जैक्टली सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि uh, हम सबको, मतलब यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आ रहे हैं, हम सबको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। ये चीज बिल्कुल तो है। हाँ। देखो अब मेरे साथ क्या है, मैं 9 to 5 अपनी ऑफिस की जॉब करता हूँ। जी। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पे बैठता हूँ। और मैं हम्म। रिकॉर्डिंग पे बैठता हूँ तो रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि मुझे सुबह 2-2:30 बज जाते हैं रिकॉर्डिंग्स फिनिश करते हुए। अभी अच्छा। इस इंटरव्यू के बाद मैं फिर एक रिकॉर्डिंग पे बैठूंगा क्योंकि वीकेंड मेरा ऑफ वाह। होता है। तो वाह। वीकेंड पे मैं डेडिकेटेडली ये काम करूंगा। करूंगा। मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, मेरी वाइफ बड़ी सपोर्टिव है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जॉब करती है ना, वो घर का हम्म। काम भी करती है, लेडीज जो है, वाह। बच्ची को भी संभालती है। तो अब क्या है, मेरे को ना ये अलग से एक डेडिकेटेड रूम मिल गया है। तो इस रूम में मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूँ। और पवन, मैं 4-5 महीने हो गए हैं मैं हम्म। इसी रूम में ही सोता हूँ। अब वाह। क्या होता है कि ना उस रूम में थोड़ा वो होता है कि बच्चा अब सो गया है, वाइफ अब सो गई है, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं हाँ। करता। तो अब एक तरह से ना कि ये एक वो होती है कि आपको अगर उस चीज से पैशन है। अब दूसरी चीज क्या है, अब रिकॉर्डिंग के लिए आपको फिर बिल्कुल ही नॉइस प्रूफ वो चाहिए चीजें। वो चाहिए हाँ, ऑब्वियसली और ऑब्वियसली। वर्क फ्रॉम होम में, देखो स्टूडियो में तो जाके हम लोग कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप घर हम्म। से रिकॉर्डिंग करने बैठते हो तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं कल रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग करते करते पीछे से साइड वाले का कुत्ता कुत्ता भौंक गया। फिर पड़ोस के बच्चे के बर्तन, मतलब उनके घर के बर्तन खड़क गए। हम्म। कोई इधर से छोटी हाँ। छोटी गईया, छोटे छोटे ग्वाल, वो निकल गया। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो वो बिल्कुल सारे चैलेंजेस कब बिल्कुल। कंप्लीट होते हैं, मतलब उनके लिए मुझे रात को जागना पड़ता है, क्योंकि रात को आपको हाँ। इतना प्रॉब्लम नहीं फेस होती सिवाय नॉइज चौकीदार के। थोड़ा सा फ्री होता है। एग्जैक्टली तो ये अगर आपको देखो, अगर आप में पैशन है तो आप करो। मैं इनफैक्ट मैं नाइट शिफ्ट भी करी है। इंडिया हम्म। वॉइस फेस्ट जब हुआ था उससे बिल्कुल। पहले हमारे दर्पण मेहता सर ने कितने जबरदस्त वेबिनार्स शुरू किए थे। अब मैं बहुत। क्या था, उस टाइम इवनिंग शिफ्ट कर रहा था, इवनिंग शिफ्ट घर अच्छा। से ही कर रहा था। लेकिन हम्म। वो होते थे 5-6 बजे करीब उनके वेबिनार, पाँच। जो मुझसे मिस हो जाते थे। हम्म। लेकिन मैं रात को बैठ के उनकी रिकॉर्डिंग सुनता था, वाह। वेबिनार्स के। और आपको इतने सारे नॉमिनेशन मिले उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि नॉमिनेशन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है सर। थैंक यू सो मच। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। और बिल्कुल। यहाँ पर पता क्या चीज है पवन की, हम्म। मैंने अपना जो वॉइसिंग करियर शुरू किया था, हाँ। अब वो एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट शुरू किया था। हाँ जी। अब हर जैसे अब बॉलीवुड में या किसी भी फील्ड में होता है ना, आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है
कि आप कॉमेडी करते हो तो आप कॉमेडियन हो, कॉमेडी कर रहे हो, है ना। तो अगर आप सीरियस रोल कर रहे हो तो आप सीरियस ही करोगे, आप रोमांटिक हो तो रोमांटिक। तो मेरे पे ये ठप्पा लग गया था कि ये मिमिक्री करता है। मिमिक्री देखो करता मैं है। नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसी आरजे ने जिसने मुझे मेरी चिट्ठी उठाई थी, हम्म। उसी आरजे ने ही ये चीज हुई कि जहाँ पे मैं कोशिश करता था हाँ। कि मैं अपनी आवाज में कुछ करूं, वहां वो मुझे बैकफुट पे धकेल देता था कि नहीं नहीं ये रहने दो, ये सिर्फ मिमिक्री करेगा। और कोविड का ये जो टाइम है, हाँ कोविड का ये जो टाइम है, मैं एज अ ब्लेसिंग मानता हूँ अपने लिए, क्योंकि हाँ। इस टाइम मैंने अपने आप को पॉलिश किया, अपने क्राफ्ट को मैंने पॉलिश किया, और ऊपर वाले की कृपा से कि मुझे काफी प्रोजेक्ट्स भी मिले इस कोविड हाँ टाइम जी। में, और मैं अभी भी कर रहा हूँ, काफी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो मतलब हमें ना हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, कि अपॉर्चुनिटी एज इन द पॉजिटिव सेंस, कि किसी को गिरा के नहीं, मतलब हम अपने आप को इतना अच्छा करें, जितने हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, नन्नीनाथ कामत सर, दर्पण मेहता सर, और राजेश कावा सर, जितने हैं, फ्रैंक सर, और जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, उनको सुनो, उनको देखो, उनको कैसे कैसे वो करते हैं परफॉर्म, तो वो पॉलिश करने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। तो बिल्कुल मैं आपने सही ये बात। समझता हम्म। हूँ। हाँ जी। बिल्कुल आपने सही बात की। और वॉइस इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने सीजन 1 में सब बेसिकली मोस्टली वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्टिव किया था और देखा था कि मतलब वॉइस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सब आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आप एग्जैक्ट। दूसरे इंडस्ट्री में जाओ तो आपको सब पीछे धकेलने में लग जाएंगे, लेकिन वॉइस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको सब सपोर्ट करते हैं। और मुझे खुद इतना सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं भी वॉइस में इंटरेस्टेड हूं, तो मुझे बहुत, चाहे वो संकेत सर हो या नेश्मा मैम हो, सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया और मदद करते हैं वो बढ़ाने में। तो एक बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात करी सर। सर आगे बढ़ते हैं। मतलब आज वॉइस इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग कर रही है। पिछले अगर सोशल मीडिया के टाइम से देखें तो आज के टाइम में हम वॉइस इंडस्ट्री का ग्रोइंग बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है, बच्चे जो है छोटे छोटे शहर के, वो भी इंटरेस्टेड इस फील्ड में हुए हैं। तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं अभी भी इंस्टीट्यूट की कमी है या फिर कहें कि इंटरनेट की कमी है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे, कैसे शुरुआत करें इस चीज देखो ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट मेरे को भी कई बार इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे क्वेश्चंस की? जी। आते हैं, सर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। और हम्म। इनफैक्ट मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं भी अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं इतना ज्यादा गाइड करूँ, बट आप लोगों की एक अच्छी वो सोच है, आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार, आप लोग प्यार करते हो। देखो जी। मेन मेन फैक्ट क्या है, मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी कि यू आर नॉट पेइंग मी फॉर 10 minutes ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट आई एम हाँ आस्किंग यू, कि मैंने वो 10 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं जी। उसका पैसा मांगता हूँ, ऑब्वियसली। राइट। ऑब्वियसली। तो हाँ। अब एकदम क्या होता है ना, मैंने कई कई यूट्यूबर्स भी देखे हैं, सुने हैं कि सर आप 100 रुपए पर मिनट के हिसाब से काम कर लो, हाँ या जी। काफी हाँ। वो भी मैंने देखा है। तो जो इंडस्ट्री में हम्म। आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में भी काफी कंपटीशन है, इट्स नॉट इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है। बिल्कुल। मैं खुद कई कई हम लोग भी कई ऑडिशंस के लिए देते हैं, नहीं होता सिलेक्शन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना दिल, होता ना कि एक हार बैठे छोटा कि करते नहीं हैं, यार हाँ। उम्मीद छोड़ो छोड़ दे यार। कि ना। क्योंकि अब मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मैंने आज से करीब 7 या 8 साल पहले किसी हाँ। जगह रिकॉर्डिंग की थी या वॉइस सैंपल दिया था, तो वो अच्छा। उस वेबसाइट पे मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी थी कई आर्टिस्ट में से एक। हाँ। हाँ। अब हाँ। मेरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ करियर का, तो उसमें ये हुआ कि एक एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने उस वेबसाइट पे गए, और उन हजारों की लिस्ट में से उन्होंने मेरा सैंपल उठाया, इंक्लूडिंग दो और बंदों का। हाँ उसके बाद जी। उन लोगों ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, हम्म। तो मैं अपने ऑफिस कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव उनके ऑफिस गया। फिर अच्छा। उन्होंने मुझे वहां पर शॉर्टलिस्ट किया उस कैरेक्टर के लिए, हम्म। और वो कैरेक्टर का नाम है एग्जाम बाबा, जिस बिल्कुल। बिल्कुल। कैंपेन को 9 अवार्ड्स मिले। तो वाह। आपकी मेहनत कभी कभी खराब नहीं होती। मैं खराब नहीं आपको है। क्योंकि हम्म। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये लक लक भी बहुत मैटर करता है, हर फील्ड में मैटर करता है, बट आपकी बिल्कुल। मेहनत भी साथ साथ चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार किया, उस कैंपेन ने 9 अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन मैंने अभी वाह। दोबारा एग्जाम बाबा 2 किया। हाँ। तो हालांकि वो इतने बड़े लेवल पे नहीं गया, क्योंकि आजकल इंडिया की कंडीशंस ऐसी है कि सब कुछ कैंसिल हो चुका है, एग्जाम्स एंड ऑल। बिल्कुल। 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 बट एक ट्रस्ट बनाना वो भी बहुत जरूरी है एक क्लाइंट के लिए। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये है कि
मतलब पहला तो आपको अपना मेहनत करनी ही है। हाँ सेकंड जी। चीज मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने ना वॉइस सैंपल्स बनाएं, अलग अलग जॉनर्स में वॉइस सैंपल्स बनाएं। और क्योंकि फेसबुक पे और हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे काफी सारे वॉइस इंडस्ट्री के काफी पेजेस हैं, तो वहां बिल्कुल, पर हाँ, रेगुलरली काम, राइट, वहां रेगुलरली काम आता है, रेगुलरली काम काम आता है आता आपको। है। बट यू हैव टू बी अपॉन योर टोज, आपको रेडी रहना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकता हूँ सर, क्योंकि वो लोग ना आजकल प्रोफेशनल सेटअप मांगते हैं, क्योंकि अब कोविड के चक्कर में कोई बाहर नहीं जा रहा। तो नहीं जा आपको एक रहा। डिसेंट, ज्यादा नहीं तो एक डिसेंट बजट का माइक ले लो, और अपना लैपटॉप जो है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट चीजें हैं, रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो आपको चाहिए। माइक, बिल्कुल। लैपटॉप, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ना हो। अलग अलग जॉनर्स में अपने वॉइस सैंपल बनाओ। हो सकता है, मैंने जैसे अपनी एक वॉइस रील बनाई है, तो उस वॉइस रील में मैंने अलग अलग जॉनर्स के सारे अपने सैंपल्स डाल दिए एक साथ, ताकि मैं क्लाइंट जब सुनता है तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या वेरिएशन दे सकता है आर्टिस्ट। और उन चीजों पे एक्टिव रहो, अपने आप को फीडबैक के लिए तैयार रखो, क्योंकि हर क्लाइंट की डिमांड अलग होती है, तो आपको उस हिसाब से ढलना होगा। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल ये ये आपने सही बात बताई है सर, और बिल्कुल अलग बात बताई है आपने। जितने भी आज से पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट आए हैं हमारे इस, और लेजेंड्स आए हैं, लेकिन आपने थोड़ा-सा अलग बताया है, और ये डेफिनिटली काम आने वाला है, क्योंकि लोग ये तो सोच लेते हैं कि मुझे वॉइस फील्ड में आना है, लेकिन उन्हें करना क्या है ये पता नहीं होता, कि वो कहाँ अप्लाई एग्जैक्ट करे। और आजकल एक थोड़ा-सा मतलब जब ये ट्रेंड बनने लगा है वॉइस ओवर, तो ज़्यादातर लोग इसमें आने लगे हैं, तब से लगता है कि अगर मेरी वॉइस अच्छी है तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया। आपका इसमें क्या कहना है? देखो, ये फैक्ट नहीं है। वॉइस तो हाँ, एक साथ पड़ोस में बैठे हुए एक पान वाले की भी अच्छी होगी, या कोई हाँ। गली से कोई कबाड़ी वाला निकल रहा है, नो ऑफेंस टू एनीवन, हुँ, तो उसकी हुँ। आवाज भी ऐसी लाउड हो सकती है, बट उसका हाँ मतलब ये नहीं जी, कि सबकी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी हो गई। हो जाए। आपको अपनी आवाज के साथ खेलना आना चाहिए, कि हुँ, आप अपनी आवाज के साथ कैसे वेरिएशन ला सकते हो, किस किस टोन में बिल्कुल। क्लाइंट को चाहिए, किस इमोशन में, किस एक्सप्रेशन में चाहिए, किस हाँ जी। जॉनर में चाहिए। आपको नैरेटर बनना है, आपको कैरेक्टर करना है, तो कहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर चेंज करना है, किधर से कौन सा इमोशन डालना है, जैसे राजेश कावा जी करते हैं, हमारे जितने संकेत महात्रे जी हैं, जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। क्योंकि आवाज हाँ, तो सबके पास है, आवाज नो डाउट सबके किसी की पास। खराब नहीं होती, आवाज सबकी अच्छी ऑब्वियसली। होती है। तो हुँ। वो चीजें आपको अपने ऊपर होता है कि आप उसे कैसे, अपने क्राफ्ट को कैसे पॉलिश करोगे। दर्पण सर का भी मैंने कल परसों एक वो उन्होंने एक डाला था फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने एक वेटर वाला वो करा था, तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, बिल्कुल, बिल्कुल पहचान में नहीं आया उनकी आवाज से, जो जो वो जी टीवी हुँ, के लिए करते हैं प्रोमोस। और ये वाला सुना तो बिल्कुल जमीन आसमान का। तो ये बिल्कुल। चीजें आपको अलग करती है। आवाज अच्छी होना, सबकी अच्छी आवाज होती है, बट उसको पॉलिश कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो, वो जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही जितनी आप मेहनत करते हैं, उतनी ज़्यादा आप में वेरिएशन आती है, उतने वर्सेटाइल आप बनते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई सर। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि हर किसी के लाइफ़ में कोई मेंटर या इंस्पिरेशन होता है, जिसको देखकर वो इस फ़ील्ड में आता है, कोई भी फ़ील्ड हो सकता है वो। तो ऐसे में आपके मेंटर और इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर? देखो, मेंटोर तो काफी, मैं पर्सनली, देखो वही वाली बात है कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जिन्होंने मुझे चूज किया, क्योंकि वो हाँ, अब ना लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं आपके। जी, बट ऑब्वियस। मैं भगवान का शुक्र करूंगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा। और बिल्कुल। दूसरी चीज, काफी काफी लेजेंड्स रहे हैं, मतलब भीमानी सर, हरीश भीमानी सर रहे हैं। और मतलब मैं पर्सनली क्या है, मैं सबसे सीखता हूँ, मैं सबसे हाँ जी। सीखता हूँ, जो अच्छा करता है उससे सीखता हूँ मैं, कि यहाँ से ये पॉइंट अच्छा उठा सकता हूँ, मीनाथ सर ने ये अच्छा किया है ना, दर्पण सर ये अच्छा कर रहे हैं, संकेत सर ये अच्छा करते हैं। तो मैं हाँ जी। सबका एक मिक्सचर लेके सबको आइडलाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा हटके कुछ मैं भी कर सकूं, कि अपनी पहचान थोड़ा बनाने के लिए। तो मैं सबको ही बनाने आइडलाइज करता हूँ, जो कर रहा है सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सब सब मेरे लिए सब लेजेंड्स हैं, आइडल्स हैं। मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, बिल्कुल। सबसे सीख बिल्कुल, बिल्कुल, और सभी से सीखना चाहिए ज़िंदगी में। हर एग्जैक्टली। एक आदमी से सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस लेवल पर पहुँच पाते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो सर। बिल्कुल, आपने सही बात कही। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऑडियो स्टोरीज़ भी करते हैं, तो वो कितना राइट। डिफरेंट होता है? वो कितना चैलेंजिंग होता है नॉर्मल आप जब डबिंग करते हैं उससे? माधवन अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मैं नौकरी के सिलसिले में बिहार चला गया था, जिससे गांव आना जाना कभी कभार ही हो पाता है। और बहुत टाइम लग गया, लेकिन समझ में आ गया कि जैसे हमारी टीम का सबसे बढ़िया खिलाड़ी पहले उतरना चाहिए, बाद में नहीं।
देखो, डबिंग मैंने ज्यादा नहीं करी क्योंकि मैं ज्यादातर इस ऑडियो स्टोरीज और पॉडकास्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, नरेशन वगैरह। तो अब क्या होता है ना कि जिस पॉडकास्ट के लिए मैं काम करता हूँ वो लोग हमको एक स्टोरी एलोकेट करते हैं। तो कल परसों ही एक फीडबैक आया था, जो ऑथर होता है, जो राइटर अपनी बुक हमको रिकॉर्ड करने के लिए देता है, तो उसका आया था एक्सीलेंट वॉइस ओवर। तो उसका जो रिमार्क्स आया था, अब उसमें चैलेंज ये होता है कि मैं पर्सनली चैलेंज क्या होता है उसमें ना, एक तो नरेशन शुरू होती है कि जैसे नरेशन शुरू हुई तो वो उस दिन वहां पर जा रहा था, मैंने उसे कहा कि वो वहां से ना जाए, ये तो नॉर्मल चल रही है। फिर उसके बीच में एक कैरेक्टर मुझे डालना है, मुझे उस कैरेक्टर का वहां पर मेरे को वो पढ़ना है कि वो कैरेक्टर है क्या, कि ये एक 60 साल का मोटा आदमी है जो काफी शराब पीता है और अपना मस्त लाइफ जीता है, तो मुझे अब उसके हिसाब से फिर अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करनी पड़ती है। देखो भाई, ऐसा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो अब क्या हुआ, वो नरेशन मतलब उस बंदे पे आ गई, नरेशन के बाद अब वो कैरेक्टर आ गया, उस कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर आया उस स्टोरी में, उस स्टोरी के बाद कोई लड़की आ गई, तो थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी उसमें कर ली मैंने, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मतलब ये अभी थोड़ा वैसा लग रहा है। लेकिन उस टाइम जब हम रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं, सिर्फ चैलेंज क्या आता है, अगर उसमें मल्टीपल छोटे छोटे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कोई वेटर आ जाता है, क्या लाऊं मैं सर आपके लिए, आपको क्या खाना है सर, तो अब ये कैरेक्टर्स आ गए। लेकिन अगर कोई बीच में ऐसा अननोइंगली सा कोई कैरेक्टर आ गया और वो आगे आपको एपिसोड 25, 26, 27 में कहीं पे वो रिपीट हो गया, फिर आपको सोचना पड़ता है यार मेरी आवाज क्या कौन सी थी। मस्त किया था मैंने। तो वो बस एक चैलेंज होता है मेरे लिए। और बाकी मैं अब क्या करता हूँ, मैं नोट्स बना लेता हूँ कि अच्छा। कई बार क्या है मैं, क्योंकि मैं मिमिक्री भी करता हूँ, तो बीच में थोड़ा हाँ। बहुत अगर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर अगर मेरे को घुमाना है, जैसे कोई कैरेक्टर मैंने अमोल पालेकर का डाल दिया बीच में, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ सर, मैं वो कर सकता हूँ सर, मैं उधर से जा रहा था तो उसने मुझे पकड़ लिया सर, तो वो कैरेक्टर भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, कई बार लिबर्टी मिलती है तो मैं यूज कर लेता हूँ। हाँ जी। तो वो बस मैं नोट बना लेता हूँ आजकल कि राम का डायलॉग मैंने ऐसे इसके उसमें करा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, काम ये आता है। आपने बिल्कुल आपने सही बात कही। सर, आपके फ्यूचर ड्रीम के बारे में जानना चाहेंगे, और आप बहुत नोइंग पर्सन है और सब आपको प्यार करते हैं, आप वॉइस अवार्ड में भी आपको कई सारे नॉमिनेशन मिल चुके हैं, तो ऐसे में और आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं इस फील्ड में, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखो, ये फील्ड ना बहुत वास्ट है, बहुत हाँ। वास्ट है। मैं देखो अभी भी सीख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, और दर्पण सर का इतना प्यार मिला मुझे, काफी हमारे जितने भी वॉइस इंडस्ट्री के, उन्होंने मेरे को स्पेशली कॉल करके बोला कि गौरव, यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। जबकि मैं मानता हूँ कि ये मतलब मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ और वो कहाँ रहते हैं, और इस फील्ड में आना और इस फील्ड में अपने आप को नरिश करना और अपने आप को स्टेब्लिश करना। मैं अपने आप को डबिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ अपने आप को पॉलिश करके मैं डबिंग इंडस्ट्री में जाऊं, और जैसे हमारे राजेश कावा सर हैं, संकेत मात्रे सर हैं, उनके जैसे एक मतलब उनके लेवल पे तो नहीं, बट एक स्टार्ट करूं वहां पर जाकर उस फील्ड में, तो वहां पर अपने आप को स्टेब्लिश करूं। और सीखने की तो जैसे बताया कोई उम्र नहीं होती, हम लोग भी सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो सीखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही चाहता हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं, कुछ ना कुछ नया लाता रहूं, तो बस यही 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 वो है मेरा ड्रीम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द आपके जितने भी ड्रीम्स है वो पूरे हो, क्योंकि आप हम एंटरटेन कर रहे हैं। और आप सभी वॉइस आर्टिस्ट का शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही हम जो चीजें शायद कभी नहीं देख पाते क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में होती है, और वो चीजों को हम अपने भाषा में देख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल सर आपसे, यस। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी थोड़ा आजकल का जैसे दौर चल रहा है कि बहुत नेगेटिविटी फैल रही है आसपास, तो अपने आप को जितना हो सकता है नेगेटिविटी से बचा के रखें। और क्योंकि ये एक गोल्डन टाइम है, जैसे मैंने बोला ना कि ये इस टाइम पे मैंने खुद को ब्रश किया, अपने क्राफ्ट को पॉलिश किया, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, सिर्फ फेसबुक करने के लिए नहीं, आप उस चीज को सीखने के लिए यूज करो। यूज कर इस सकते टाइम पे आप प्रैक्टिस करो, आप जितना हो सकता है, जितनी हमारी बुक्स हैं उनको थोड़ा लाउड पढ़ो। और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वोकल्स सुबह अपने गले के लिए, हाँ जी। क्योंकि आप
आप अपने गले को सही रखो, क्योंकि हमारे लिए ये ही एक वरदान है, मतलब एक यही एक तरह से रोजी रोटी है अगर हम इस फील्ड के हैं। तो अगर आप इस फील्ड में सीरियसली आना चाहते हो तो आपको अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको रोज, और अपने गले को सही रखो और सीखो, जितना सीख सकते हो, जितना अपने आप को वर्सेटाइल बना सकते हो बनाओ, और कोई सीमा नहीं है इस चीज की। बिल्कुल, आपने बहुत सही एक एडवाइस दिया, खासकर युवाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और एक चीज मैं जाते जाते कहना चाहूंगा पवन भाई जी। आपके लिए कि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा उस ऊपर वाले ने, वरना पवन भाई आपसे मुलाकात ना होती। वाह वाह, थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग मिमिक्री के साथ कुछ करेंगे, और जरूर जरूर आपको सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गौरव मेहता जी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, खासकर जो वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं उनका जो एडवाइस है वो राम बाण की तरह काम करने वाला है। जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो युवा खासकर, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होने वाली है। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन वाली थी और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो आज पहला एपिसोड था और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे फिर नए आर्टिस्ट के साथ एपिसोड नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।